दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भूषण जैन एकेडमी में। दोस्तों, संस्कृत में संधि प्रकरण हम पढ़ रहे थे। बहुत सारे संधि के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब आज की क्लास में, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पररूप संधि का स्वरूप क्या है। ये पररूप संधि क्या होती है, पररूप संधि का क्या अर्थ है, ये आज की वीडियो में देखने वाले हैं। उसके क्या नियम हैं, क्या उसकी शर्तें होती है, ये उदाहरण सहित आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पररूप संधि का स्वरूप समझते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है, पिछले वीडियो में हमने पूर्व रूप संधि पढ़ी थी, अब आज पररूप संधि पढ़नी है। दोनों, हमें ऐसा लगता है कि दोनों एक समान ही होगी, पर दोनों एक समान नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है दोनों में। बस हमें उसको जानना है, वो क्या अंतर है वो अपन जानते हैं। देखिए, पहले पहचान हमें जानना है कि इस पररूप संधि की पहचान क्या होती है। यहाँ पहचान लिखी गई है, अकारांत उपसर्ग, अकारांत उपसर्ग, प्र, उप, अव इत्यादि, ये तीन लिखे गए हैं, पर तीन ही नहीं है, और भी हो सकते हैं। प्र, उप, अव इत्यादि प्लस ए ओ, प्लस ए ओ, ये अगर होता है किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द के अंदर, यदि अकारांत उपसर्ग पूर्व वर्ण हो और पर वर्ण ए ओ में से कोई एक आ रहा हो, तो पररूप संधि वहां हो जाती है। इसका अर्थ क्या है, सबसे पहले हमें जानना है कि पूर्व रूप संधि हमने जो पढ़ी थी उसका अर्थ यह था कि यदि ए ओ पर वर्ण का अंतिम वर्ण आ रहा हो और उसके बाद अ आ रहा हो, तो ये अ जो है वो परवर्ण रूप, परवर्ण पूर्व वर्ण रूप हो जाता है। अ जो आ रहा है बाद में, वो बाद वाला अ पूर्व वर्ण रूप हो जाता है। ये तो पूर्व संधि, पूर्व रूप संधि का नियम था। अब पर रूप संधि में क्या हो जाएगा कि पर रूप संधि में यहाँ पर भी देखिए, इन दोनों में समानता ये है कि यहाँ पर भी ए ओ आता है और बाद में अ आता है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पहले अ आएगा, उसके बाद में ए ओ आएगा। पूर्व रूप में ए ओ पहले आ रहा था, बाद में अ आ रहा था। बदलेगा कौन कि बदलेगा अ ही बदलेगा। बदलेगा मतलब बदल क्या होगा उसके अंदर कि बदल ये हो जाएगा कि ये जो अ है वो इन दोनों में मिल जाएगा और ये जो अ है वो इन दोनों में मिल जाएगा। बस इतनी सी शर्त है। नाम भी इसलिए चेंज हुआ कि पूर्व रूप, पूर्व रूप, पूर्व रूप का अर्थ है कि पूर्व वर्ण के समान आगे वाला वर्ण हो जाता है, इसलिए पूर्व रूप कह दिया। और आगे यहाँ पर रूप क्यों कह रहे हैं कि पर वाले वर्ण के समान अ बदल जाता है, तो पर वाले वर्ण के समान हो जाने के कारण यहाँ पर रूप कह दिया गया है। बदलेगा दोनों में, दोनों में बदलेगा कौन कि अ ही बदलेगा, और वो अ होगा तो मात्र ह्रस्व अ ही होगा। मिलेगा किसके अंदर कि मिलेगा भी उन दोनों वर्णों के अंदर, ए या ओ। बस हमें ये शर्त ध्यान में रखनी है कि पहले यदि ए ओ होगा और बाद में अ होगा तो वहां पूर्व रूप संधि है, और पहले अ होगा और बाद में ए ओ होगा तो समझना कि यहाँ पर रूप संधि होने वाली है। ये छोटा सा नियम है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आएगा तो ये दोनों संधि आपको क्लियर हो जाएगी। अब अगला अपन इसका सूत्र देखते हैं। ये पर रूप संधि होती क्या है, इसका क्या सूत्र है। देखिए यहाँ सूत्र लिखा हुआ है, एंगी पर रूपम। एंगी पर रूपम, हमने बहुत सारे सूत्र पढ़ लिए थे, तो एंगी पर रूपम, ऐसी आशा करता हूं कि आप सभी ये सूत्र याद भी कर रहे होंगे। तो एंगी पर रूपम मतलब एंगी का अर्थ होता है ए ओंग। एंगी, एंगी, ये गी हटा देना है, ये सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति होने के कारण यहाँ गी लगाया गया है। तो एंग, एंग है वो एक प्रत्याहार है। एंग एक प्रत्याहार है, और प्रत्याहार होने के कारण इसके अंदर आपको माहेश्वरी सूत्र जाना है और ए से लेकर अंग तक, ए से लेकर अंग तक देखना है कि कितने वर्ण आते हैं। तो कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो ए ओंग यहाँ लिखा गया है कि ए से लेकर अंग तक दो ही वर्ण आते हैं। तो ए और ओ ये दो वर्ण आते हैं। चूंकि ये जो हलंत है इसलिए इसको गिना नहीं जाता है, तो इसको हमें छोड़ देना है। ए और ओ ये दो वर्ण आ गए। अब ये दो वर्ण आने के बाद इसका अर्थ क्या होगा कि एंगी, एंगी का अर्थ ये होता है कि एंगी मतलब ये प्रत्याहार है, प्रत्याहार में ये दो वर्ण आ गए। और क्या कहा, पर रूपम। पर रूपम, पर रूपम का अर्थ क्या होगा कि ये पर वर्ण होने के बाद, पर वर्ण होंगे तभी, एंगी में जो दो वर्ण आ रहे
ये अंगी में जो दो वर्ण आ रहे हैं, अब ये अंगी में आने वाले दो वर्ण पर वर्ण होंगे तभी पररूप संधि हो सकती है। पर वर्ण होंगे माने बाद वाले वर्णों में होंगे, बाद वाले शब्द के अंदर पहला वर्ण होगा तो ही पररूप संधि हो सकती है। अर्थात देखिए नीचे अर्थात लिखा हुआ है अकारांत उपसर्गों वाले, अर्थात अकारांत उपसर्गों प्र उप अव के साथ एंग वर्णों से आरंभ होने वाले धातु का मेल होने पर पूर्व एवं पर के स्थान पर पररूप एकादेश हो जाता है। अब देखना, परवर्ण और परवर्ण और पूर्व वर्ण, ये दोनों वर्ण तो संधि के बीच में होते ही है, वर्णों के बीच में संधि होती है, ये हमने समझ लिया था। अब पहले वाला जो वर्ण होगा उसे कहेंगे पूर्व वर्ण, अब थोड़ी व्याकरण की भाषा है, उसे कहेंगे पूर्व वर्ण, और बाद वाला जो वर्ण होगा उसे कहेंगे पर वर्ण। बाद वाले वर्ण को पर वर्ण कहेंगे, पहले वाले वर्ण को पूर्व वर्ण कहेंगे। तो पूर्व वर्ण, यहाँ क्या कहा कि पूर्व वर्ण में क्या होगा कि पूर्व वर्ण में आकारांत उपसर्गों वाले, अकारांत उपसर्ग चाहिए, उपसर्ग चाहिए। उपसर्ग देखिए संस्कृत में हो कहीं भी हो, उपसर्ग हमारे यहाँ तो 22 ही उपसर्ग होते हैं, और उन 22 उपसर्गों में से हमें ऐसे उपसर्गों को ढूंढना है जिसके अंत में रस्व अ आता हो, अकारांत हो, अकारांत माने अ आता हो अंत में जिसके, तो अ आता हो अंत में जिसके ऐसे कितने उपसर्ग है, उन उपसर्गों को हमें ढूंढना है। तो ऐसे बहुत सारे उपसर्ग तो नहीं है, बहुत कम उपसर्ग है। बहुत कम उपसर्ग होने के कारण यहाँ हमें देखना है कि इसके उदाहरण भी ज्यादा नहीं होंगे, इसके उदाहरण भी बहुत कम होंगे, इसलिए हमें ज्यादा कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो अकारांत उपसर्ग आ गए, अकारांत उपसर्ग पहले वाले वर्ण में होंगे, और बाद में क्या होगा कि बाद में ए ओंग में से ए और ओ, बाद में उसके साथ ए और ओ वर्णों से आरंभ होने वाले धातु, ये मेन बात ध्यान में रखें, बाद में ए और ओ से शुरू होने वाले धातु होनी चाहिए। धातु का मेल होने पर ही पूर्व एवं पर वर्ण के स्थान पर पररूप एकादेश हो जाता है, पररूप एकादेश हो जाएगा। माने कि पहले हमें तो बस इसमें दो नियम है, उस दो नियम को हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि पहला वर्ण कौन कैसा होना चाहिए कि जिसकी शुरुआत, जिसका अंत अ से होना चाहिए, जिसका अंत अ से होना चाहिए, और वो जो वर्ण है, वो जो शब्द है, वो जो अक्षर है, वो शब्द उपसर्ग होना चाहिए। पहले तो हमें वो उपसर्ग है कि नहीं ये देखना है, और 22 उपसर्ग है तो 22 उपसर्गों में से हम इसको ढूंढ ही सकते हैं। और उपसर्ग आ रहा है तो उपसर्ग आने के बाद उसके अंत में अ आता है या नहीं ये देखना है, और यदि अ आ रहा है तो ही ये नियम यहाँ लागू हो सकता है। और अ आ गया, फिर बाद में कि दूसरा जो वर्ण आएगा उसमें ए और ओ से शुरू होने वाले धातु होने चाहिए। धातु की मुख्यता है, पहले में उपसर्गों की, फिर अगले में धातु की मुख्यता है, इसलिए धातु होगा तभी ये नियम लग सकता है। तो ऐसे बहुत कम गिने चुने ही इसके उदाहरण मिल जाते हैं, इसलिए इसके आप 2-4 उदाहरण भी पढ़ लोगे तो इसको आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये नियम समझ में आ गया होगा कि पहला वर्ण होगा वो उपसर्ग होगा, और जिसके अंत में क्या आएगा कि अ आना चाहिए। उपसर्ग तो होगा ही, पर अंत में अ से अ आना चाहिए, ऐसा उपसर्ग होगा। और बाद वाला वर्ण जो होगा जिसकी शुरुआत ए या ओ से होगी, पर वो धातु होना चाहिए, धातु माने क्रिया होनी चाहिए, तो वो धातु होगा तभी ये नियम लागू हो सकता है। तो ये नियम है एंगी पररूपम, पररूप संधि का। तो अब होगा क्या इसके अंदर, होगा वही सेम टू सेम जैसा पूर्व रूप में हो गया था, बदलेगा अ ही पूर्व रूप में बदल गया था, अब अ ही पर रूप में बदल जाएगा। माने यहाँ अ ही ए और ओ में मिल गया था, अब पर रूप में भी अ ही बदल जाएगा और इसके अंदर मिल जाएगा। बस यहाँ अवग्रह का चिन्ह हमें नहीं लगाना है, इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। अवग्रह तो पूर्व रूप में ही लगता है, अवग्रह का चिन्ह पूर्व रूप में ही लगता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं, बहुत सिंपल से उदाहरण है इसके।
प्र प्लस एजते, नियम कि उपसर्ग होना चाहिए वर्ण, ठीक है, प्र परा, तो ये प्र है, ये उपसर्ग है, और जिसका अंत किससे हो रहा है कि जिसका अंत अ से हो रहा है, जिसका अंत अ से हो रहा है, तो ये हमारा पहला नियम उपसर्ग है, और दूसरा इसका अंत अ से हो रहा है। और बाद में क्या है कि बाद में ए है, ठीक है, ए आ रहा है, और एजते ये धातु है, तो ये धातु होने के कारण यहाँ नियम ऐसा लागू हो जाता है। ये दोनों नियम यहाँ लग रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा कि इसके अंत में जो अ है, तो वो अ किस में मिल जाएगा कि वो अ ए में मिल जाएगा, इसलिए ये शब्द बनेगा प्रेजते, प्रेजदे, ये शब्द बन गया, ये शब्द की उत्पत्ति हो गई। तो ऐसे ये प्रेजते उदाहरण आ गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है उप प्लस एजते। उप ये भी एक उपसर्ग है, ये भी एक उपसर्ग है, और इसका अंत भी अवर्ण से होता है। रस्व अवर्ण होना चाहिए, दीर्घ होगा तो भी नहीं चलेगा, तो रस्व अवर्ण से इसका भी अंत हो रहा है। और बाद में एजते, यहां पर भी एजते आ रहा है, तो ए से शुरुआत होती है, और चूंकि ये धातु है, मेन बात ये ध्यान में रखना है, कोई भी होगा तो नहीं चलेगा, बस धातु होना चाहिए, बाद में धातु, पहले यहां पर भी उपेजते, तो इसमें से जो अ आ रहा था वो अ ए में मिल जाता है, और उपेजते ये शब्द उत्पन्न होता है। तीसरा उदाहरण है प्र प्लस औषधि। प्र प्लस औषधि, प्र ये उपसर्ग है, प्र के अंत में आता है अ, नियम था कि उपसर्ग होगा, और उपसर्गांत, उपसर्गांत अ होना चाहिए, उपसर्गांत होना चाहिए, उपसर्गांत अकारांत होना चाहिए। तो ये अकारांत भी है, माने इसके अंत में अ भी आ रहा है, और सामने ओ से शुरुआत हो रही है, और ये जो औषधि है ये धातु है, तो ये औषधि धातु होने के कारण यहाँ पर भी ये नियम लागू होता है, और प्रोषति ये शब्द बनता है। आपको ये नियम ख्याल में आ ही रहा होगा। ठीक, अगला उदाहरण देखते हैं। उप, उप ये भी उपसर्ग है, और इसका अंत किससे हो रहा है कि इसका अंत भी अ से ही हो रहा है, रस्व अ से ही इसका अंत हो रहा है। और बाद का जो वर्ण है, बाद का जो शब्द है, उसकी शुरुआत ओ से हो रही है, ए या ओ से शुरुआत होनी चाहिए थी, सही है, ये भी सही है। और शति, तो औषति ये धातु भी है, तो धातु भी होने के कारण यहाँ पर भी ये नियम लागू हो जाएगा, और उपोषति ये शब्द यहाँ बन जाएगा, ये धातु यहाँ बन जाएगा। देखिए आगे अगला उदाहरण है अव प्लस एजते, अवेजते। अव में भी अंतिम वर्ण है अ, और एजते में पहला वर्ण है ए, और एजते ये धातु है, अव ये उपसर्ग है, इस कारण से यहाँ पर भी ये नियम लागू होता है, और अवेजते ये शब्द बन जाता है। अगला अव प्लस औषधि। अव प्लस औषधि ये शब्द माने अवोषति ये शब्द बना हुआ है, तो अव ये उपसर्ग है, अव उपसर्ग होने के बाद इसके अंत में भी आता है अ, और उपसर्गांत है, इस कारण से। और आगे औषधि, औषधि में शुरुआत हो रही है ओ से, तो हमें ये नियम चाहिए था कि ए या ओ से शुरुआत होनी चाहिए, और ये उपसर्ग है, माने ये धातु है, तो धातु होने के कारण यहाँ पर भी अवोषति ये शब्द की उत्पत्ति यहाँ हो जाती है। बस हमें ये बातें ध्यान में रखनी है कि पहले उपसर्ग होना चाहिए, और उपसर्ग भी ऐसा होना चाहिए कि जिसका अंत रस्व अ से होता हो। तो हमारे यहाँ 22 उपसर्ग है, तो ढूंढने में ज्यादा कठिनाई नहीं जाएगी। तो 22 उपसर्गों में ऐसे उपसर्ग ढूंढने हैं जिसका अंत अ से हो रहा हो, और ऐसा उपसर्ग मिलने के बाद फिर आगे, आगे भी आगे वाला वर्ण कौन सा होना चाहिए कि आगे वाला जो शब्द है वो धातु होना चाहिए, और जिसकी शुरुआत ए या ओ से होनी चाहिए, तभी ये नियम लागू होता है, तभी ये पररूप संधि यहाँ लग जाती है। बस इतना समझना है कि इसके ये नियम भी इतने हैं, इतने सारे नियम हैं इसमें, तो इसके उदाहरण भी हमें बहुत थोड़े थोड़े से मिलते हैं। उस उदाहरणों को यदि आप पढ़ लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, समझ गए होंगे तो और काम हो ही गया। इसलिए बस हमें ये जानना है कि ये जो पूरी संधि है ये वृद्धि संधि का अपवाद स्वरूप है, वृद्धि संधि का अपवाद स्वरूप है, इतनी बात हमें ध्यान में रखना है। और ये संधि आप समझ गए होंगे ऐसी आशा करता हूं। यदि कोई क्वेश्चन हो, यदि कोई प्रश्न हो, आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हो, और यदि सारी बातें समझ में आ रही हो तो भी आप
जरूर लिख सकते हो। चलिए अभी हम यही विराम लेते हैं। धन्यवाद।